तीसरी आलमी जंग का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। शुरू कैसे और कब होगी? अमेरिका का तर्ज अमल बैनुल अक़वामी तख्त पर बराजमान एक बादशाह का नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर पावर का है जिसे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। ग्रीनलैंड में असल खेल है क्या? ट्रंप के बयानात जंग का इंदिया देते हैं या डील का? नेटो का मुस्तकबिल क्या है? चीन और रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या ग्रीनलैंड की जिद अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती है? क्या यह तनाज़ा तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज होगा? क्या ट्रंप दुनिया के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का मैड किंग है या डेनेरियस टारगेरियन जो पूरी सल्तनत फतह करने के बाद उसे जलाकर राख कर देगा? ग्लोबल सच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास बंदूक है और मेरे पास भी बंदूक है तो हम कानून के दायरे में रहते हुए बात कर सकते हैं। अगर आपके पास चाकू है और मेरे पास भी चाकू है तो हम उसूलों पर बात कर सकते हैं। अगर आप खाली हाथ हैं और मैं भी खाली हाथ हूं तो हम दलीलें पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बंदूक है और मेरे पास सिर्फ चाकू है तो सच्चाई आपके हाथ में है। अगर आपके पास बंदूक है और मेरे पास कुछ भी नहीं तो आपके हाथ में सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। कानून, उसूल और अखलाकियात, ये सब तसव्वुरात तब तक माने रखते हैं जब ताकत में तवाजुन हो। इस दुनिया की तल्ख हकीकत यह है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है और जब ताकत बोलती है तो पैसा भी 3 कदम पीछे हट जाता है। जो लोग उसूल बनाते हैं वो ही सबसे पहले उन्हें तोड़ते हैं। उसूल कमजोरों के लिए जंजीरें और ताकतवरों के लिए हथियार हैं। इस दुनिया में हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। बैनुल अक़वामी खेल के मास्टर्स वसाइल के लिए शिद्दत से मुकाबला कर रहे हैं जबकि कमजोर खामोश बैठे हिस्सा मिलने का इंतजार। गिद्धों की तरह कि शेर अपना हिस्सा खा ले तो हम हड्डियों से बचे कुचे मांस को नोच लें। ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने की चाहत दरअसल ग्रीनलैंड की बर्फ से ढकी चोटियों पर कब्जे की नहीं है बल्कि कंट्रोल का जुनून है। ऐसा नहीं कि ट्रंप एक सुबह नींद से बर्फ की दीवानगी में सरशार उठे बल्कि वो असरो रसूख और हावी होने के जुनून में बेदार हुए। ऐसी दुनिया में जहां जंगें सप्लाई चेन्स पर लड़ी जाती हैं, नारों पर नहीं, जहां मुस्तकबिल में सुप्रीमेसी एआई टेक्नोलॉजी और उसके डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए दरकार मादनियात पर मुनहसर है, ग्रीनलैंड एक वतन नहीं है, जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक छोटा सा खाना है। और ट्रंप इसके हसूल की ख्वाहिश का इजहार उसी जुबान में कर रहे हैं जो वो जानते हैं, ताकत की जुबान में, टैरिफ, धमकियों और लेन देन की वफादारियों की जुबान में। यूरोप खौफ और सदमे से दो चार है क्योंकि उसे इस तल्ख हकीकत का इदराक हो चुका है कि अमेरिका को अब किसी इत्तेहादी का कोई पास है न जरूरत। अब वो सिर्फ अपने मफादात देख रहा है और उसकी नजर अब सिर्फ असासों पर है। डेनमार्क खुद मुख्तारी की बात करता है, जर्मनी नेटो इत्तेहाद की, फ्रांस कभी नाकाबिले कबूल का राग अलापता है तो कभी जवाबी बजूका टैरिफ्स की बात करता है। मजबूत अल्फाज में लिपटे मुहतात रद्द अमल, क्योंकि जब टैरिफ लगते हैं तो नजरियात बिल अदा नहीं करते, उन्हें नेटो का मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। अमेरिका का तर्ज अमल बैनुल अक़वामी तख्त पर बराजमान एक बादशाह का नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर पावर का है जिसे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। चीन आर्कटिक में जोर पकड़ रहा है, टेक्नोलॉजी में सबकत ले रहा है, सप्लाई चेन रूट्स और रेयर अर्थ्स प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है। शुमाल में रूस फौजी तौर पर मजबूत है। अमेरिका मजाकरात नहीं करना चाहता, वो खेल के कवायद व ज़वाबित बदलने से पहले इलाके पर कब्जा करना चाहता है। वहीं टेक जायंट्स ग्रीनलैंड में फ्रीडम सिटी के ख्वाब देख रहे हैं। ग्रीनलैंड में असल खेल है क्या?
ट्रंप के बयानात जंग का इंदिया देते हैं या डील का? यूरोप किस कश्मकश में है? वो लड़ेगा या सिर्फ सख्त बयानात देकर समझौता कर लेगा? क्या ट्रंप ग्रीनलैंड अपने एआई टेक डोनर्स के लिए लेना चाहता है? नेटो का मुस्तकबिल क्या है? चीन और रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या ग्रीनलैंड की जिद अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती है? क्या यह तनाज़ा तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज होगा? आज इस सब पर बात करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए हुजूर ध्यान जरा इधर। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक में वाक़ई 56,000 की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, जो तकरीबन 1000 एडी में वाइकिंग्स ने दरियाफ्त किया। 1380 में डेनमार्क का हिस्सा बना, 1953 में डेनमार्क के आइन में शामिल हुआ, 1979 में होम रूल मिला और 2009 में सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का दर्जा, यानी मकामी मामलात की खुद मुख्तारी सिर्फ खारजा पॉलिसी और दिफा डेनमार्क के पास। ज्यादातर इनोवेट नस्ल के लोग यहाँ आबाद हैं। डेनमार्क की बादशाहत का हिस्सा है लेकिन आजादाना तौर पर काम करता है। इसकी अहमियत बढ़ी क्योंकि बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुले और ये अमेरिका, यूरोप और एशिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन इख्तियार कर गया। आर्कटिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट हैं जो शिपिंग के लिए शॉर्टकट हैं, जिससे यूरोप से एशिया का रूट 40% कम हो सकता है। ये सप्लाई चेन के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर तेल, गैस और खाम माल की तरसील के लिए। इसके अलावा ग्रीनलैंड में नायाब मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी मिकदार है, जैसे नेफ्डीमियम है, डेस्प्रोसियम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, डिफाई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की 90% रेयर अर्थ्स चीन से आती हैं, वही इसे प्रोसेस करता है। तो ग्रीनलैंड एक मुतबादिल जरिया है। इसकी वजह से चीन और रूस भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसका बहरान कैसे शुरू हुआ। तो हुजूर, ग्रीनलैंड का बहरान 2019 में शुरू हुआ, जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है। डेनमार्क की वजीर आजम ने जवाब दिया कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है और ये एक अहमकाना बात है। ट्रंप खफा हो गए, डेनमार्क का दौरा मनसूख कर दिया और मामला ठंडा पड़ गया। 2025 में ट्रंप की दूसरी टर्म के आगाज में उन्होंने फिर इसका तस्करा किया कि जनाब मैं ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई। और अब 2026 में वेनेजुएला की कामयाबी के बाद, जो उन्होंने मडोरो को उठा लिया कामयाबी से, इसके बाद से ट्रंप की तवज्जो अब मुकम्मल तौर पर ग्रीनलैंड पर मरकूज है। वो समझते हैं कि वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड भी आसानी से हासिल हो सकता है। तो हुजूर, तब से ये बहरान पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है, खास तौर पर जनवरी 2026 के हालिया दिनों में। जनवरी के आगाज में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है क्योंकि डेनमार्क इसे रूस और चीन से नहीं बचा सकता। 14 जनवरी को डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए खारजा की मार्को रूबियो और जेडी वैंस से मुलाकात हुई, लेकिन अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की बात की और उससे जरा सा भी हटा नहीं, लचक नहीं दिखाई। 15 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेनमार्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 17 जनवरी को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाए जाएंगे, जो जून में 25% हो जाएंगे, जब तक ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी की डील हो नहीं जाती। अब ये एक बड़ी धमकी है। 18 जनवरी को यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया कि यह नाकाबिल कबूल है। डेनमार्क ने कहा ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। ग्रीनलैंड में मुजाहरे हुए। 19 जनवरी को ट्रंप ने नॉर्वे के वजीर आजम को एक लंबा चौड़ा खत लिख डाला। हुजूर, खत क्या था? ताने थे, ताने। और ये खत यूरोपीय यूनियन को, उसके सफीरों को भी फॉरवर्ड किया गया, जिसमें ट्रंप ने नाराजगी का इजहार किया, ताने मारे कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया ना, तो अब मैं अम की बजाय अमेरिका के फायदे की सोचूंगा, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूर करूंगा। डेनमार्क इसे नहीं बचा सकता। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो खिलौना ना मिलने पर ना खेलने की धमकी देता है कि जनाब मैं नहीं खेलूंगा, बस मुझे ये चाहिए। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांदरे। तो हमारा अनोखा लाडला ट्रंप इस दफे ग्रीनलैंड मांगने की जिद कर रहा है। खैर, इस जिद के बीच में यूरोपीय यूनियन और नेटो के कई ममालिक ने 10 जनवरी में अलामती फौजी दस्ते ग्रीनलैंड भेजे, जिनकी तादाद चंद दर्जन से ज्यादा न थी।
फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और नेदरलैंड की तरफ से एक नाम अलामती नौइयत का था, क्योंकि जितने दस्ते उन्होंने भेजे वो जंग लड़ने के लिए तो नहीं थे। इसका मकसद डेनमार्क के साथ यकजहती का इजहार करना था। मिसाल के तौर पर जर्मनी ने 15 फौजी भेजे, बर्तानिया ने सिर्फ 1 भेजा और कुछ 2-3 दिन के बाद वापस भी चले गए। वहीं डेनमार्क ने भी अपनी फौज की मौजूदगी बढ़ाने का ग्रीनलैंड में ऐलान किया है। $6 बिलियन की सरमायाकारी की बात की है। F-35 जेट्स और P-8 तैयारे भी वहां पर भेजने की बात की है। ये सब कुछ जनवरी के 15 और 16 के आसपास हुआ। इसका मकसद अमेरिका को पैगाम देना था कि अगर हमें ग्रीनलैंड के दिफा के लिए कोई दिफाई रास्ता, कोई जंक्शन का रास्ता भी अपनाना पड़ा तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। वहीं ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि फौज भेजने की यूरोपीय इकदाम का ट्रंप के मंसूबे पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा मैंने इब्तिदा में कहा था कि अगर आपके हाथ में पिस्तौल है, बंदूक है और मेरे हाथ में चाकू, तो सच्चाई वही है जो आपके हाथ में है। ट्रंप बजिद हैं कि ग्रीनलैंड कौमी सलामती के लिए जरूरी है, रेयर अर्थ्स, आर्कटिक रूट्स, रूस और चीन को रोकने के लिए। वो कहते हैं डेनमार्क ग्रीनलैंड और आर्कटिक का दिफा नहीं कर सकता। अमेरिका ने नेटो को बहुत कुछ दिया है, अब नेटो अमेरिका की मदद करे। और ये भी इंदिया दिया कि मिलिट्री ऑप्शन भी खारिजुल इम्कान नहीं है। बकौल ट्रंप अब वक्त आ गया है और ये होकर रहेगा। अब हुजूर वहीं पर बहुत सी अफवाहें गर्म हैं। ट्रंप के नाक़दीन ढूंढ कर ऐसी बहुत सी खबरें ला रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जनाब असल में ट्रंप ये सब कुछ अमेरिका के मफाद के लिए नहीं कर रहे, और ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने का ये जुनून सिर्फ अमेरिकी मफादात की वजह से नहीं है। उन पर उनके टेक डोनर्स और बिलियनियर साथियों का दबाव है कि ग्रीनलैंड हासिल करो। हुजूर कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड हासिल करने का मशवरा रोनाल्ड लॉडर उन्होंने दिया, जो एस्टी लॉडर कॉस्मेटिक्स कंपनी के वारिस हैं। ये रोनाल्ड रेगन के जमाने में भी किसी मुल्क के सफीर रहे, यूरोपीय मुल्क के। वो ट्रंप के पुराने साथी, उनके पुराने दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ बिजनेस स्कूल किया। 2018 में लॉडर ने ट्रंप को मशवरा दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीद ले, क्योंकि वहां नायाब मादनियात हैं। लॉडर ने दरअसल ग्रीनलैंड में सरमायाकारी की, खास तौर पर एक पानी की कंपनी में जो लग्जरी पानी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा एक और खबर भी है, और वो ये कि टेक अरबपति जैसे इलॉन मस्क, पीटर थील, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन, माइकल ब्लूमबर्ग, इन सब ने ग्रीनलैंड में कोबाल्ट मेटल्स नामी एक कंपनी में सरमायाकारी की है, जो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेयर अर्थ मादनियात तलाश करती है। पीटर थील ने प्रॉक्सी नामी स्टार्टअप को फंड दिए हैं, जो ग्रीनलैंड में एक फ्रीडम सिटी बनाना चाहती है, एक टेक्नोलॉजिकल तौर पर एडवांस सिटी। वजह क्या है हुजूर? वजह यह है कि ग्रीनलैंड का मौसम ठंडा है, जो एआई डेटा सेंटर्स के लिए दरकार टेम्परेचर कंट्रोल्ड ऑपरेशन के लिए मौसम है। वगरना एआई के डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा पानी दरकार होता है ताकि उनको ठंडा रखा जा सके। तो अगर ग्रीनलैंड में ये ऑपरेशन शिफ्ट कर दिए जाएं, वहां पर डेटा सेंटर बना दिए जाएं, तो वहां पर कूलिंग की जरूरत कम पड़ेगी। इसके अलावा रेयर अर्थ मादनियात एआई हार्डवेयर के लिए बेहद जरूरी हैं, नागुजीर हैं। तो यहाँ एआई का एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी ठंडा है और यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक फ्रीडम सिटी बनाई जाए जो टेक्नोलॉजिकली एआई की एडवांस सिटी हो, और उसका एक कंप्लीट पूरा एआई सिस्टम जो है, इकोसिस्टम, वो इसी जगह पर बिल्ड कर दिया जाए। और इलॉन मस्क ने तो एलानिया तौर पर कहा कि अगर ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका का हिस्सा बनना चाहें तो खुशामदीद, सर आंखों पर। तो नाक़दीन के बकौल ट्रंप इन बिलियनर्स के दबाव में आकर ग्रीनलैंड के हुसूल की जिद पर अड़े हैं, ना कि अमेरिकी मफादात की वजह से। डेनमार्क और यूरोप का रद्द अमल इसके ऊपर आया है। डेनमार्क की वजीर आजम ने कहा कि ये ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का फैसला है, ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। यूरोप ने मुश्तरका बयान में कहा कि इत्तेहादियों पर टैरिफ अमेरिका की गलती है। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा कि इत्तेहादियों पर टैरिफ का फैसला गलत है, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल उसके लोग करेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ट्रेड बजूका का ऑप्शन पेश किया, यानी यूरोप की तरफ से जवाबी टैरिफ या तिजारती इकदाम जैसे अमेरिका की कंपनियों पर पाबंदियां। यूरोपीय यूनियन की सदर वान डर लेन ने यह कहा कि यह इत्तेहाद को कमजोर करेगा। हर कदम पर बयानात आए, जैसे 17 जनवरी की धमकी के बाद फौरी रद्द अमल। ट्वीट्स में व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयानात शेयर किए, जबकि यूरोपीय लीडर्स ने मुखालफत की। यूरोप के पास कागज पे क्या ऑप्शन है, चलें पहले ये बात कर लेते हैं।
ایک یہ کہ جوابی ٹیرف لگا دے، جیسے میکرون کا بزوکا 93 بلین یورو کا ٹیرف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ WTO میں جا کر اپیل کر دے۔ تیسرا ہے گرین لینڈ میں دفاع بڑھا دے، نئی بیسز بنا دے، یہ دکھائے کہ جی میں تو دفاعی طور پر بہت تکڑا ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک پریشر ڈالے، نیٹو میں بحث کرے۔ پانچواں یہ ہے کہ امریکہ کو کچھ رعایات مزید دے دے، یعنی امریکی بیسز سے کچھ زیادہ لیکن مکمل امریکی ملکیت سے کم۔ لیکن کاغذ پر یہ آپشنز اچھی لگتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ اور امریکہ جب چاہیں گرین لینڈ پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یورپ، چین یا روس اس پر ایسا رد عمل ابھی کم از کم نہیں دکھائیں گے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ سکے۔ لیکن یہ بین الاقوامی جیو پالیٹکس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا، ایک نئے ورلڈ آرڈر کا آغاز جس میں نئے دوست، نئے دشمن اور نئی شراکت داریاں ہوں گی، یعنی ایک ملٹی پولر دنیا کا آغاز۔ تو آئیے حضور اب ایک مختصر سا اس پوری سچویشن کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا نیٹو کی بات کرتے ہیں۔ نیٹو کا اتحاد اعتماد پر قائم ہے، لیکن اب امریکہ کی بے صبری اور دباؤ کی وجہ سے یہ اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ پرانا عالمی نظام دم توڑ رہا ہے، ایک نیا عالمی نظام جنم لے رہا ہے جہاں اتحاد عارضی، قواعد اختیاری اور دباؤ قائل کرنے کی جگہ لے رہا ہے۔ امریکہ کو اب نیٹو میں دلچسپی نہیں، اور اسے اب اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ یورپ کو سوچنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو جناب یورپ کیا سوچے، اس کا رد عمل اور مستقبل کیا ہو۔ یورپ کو تقسیم شدہ اور سست رو سمجھا جاتا رہا ہے، مگر گزشتہ برس اس نے خاموشی سے خود کو ڈھالا۔ ٹرمپ کے ٹیرفز کے باوجود یورپ نے جوابی کارروائی سے گریز کیا اور وقت حاصل کیا، ٹائم بائی کیا۔ پچھلے ہفتے یورپی یونین نے 25 سال کے بعد برازیل، ارجنٹائن، پیراگوئے اور یوروگوئے کے ساتھ وسیع تجارتی معاہدے کی منظوری دی، جو 700 ملین کی مارکیٹ کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی زون بنائے گا۔ یورپ نے چین کے ساتھ EV سبسڈی اور مارکیٹ تک رسائی کے تنازعات حل کیے، اور جنوب مشرقی ایشیا، سنگاپور، ویتنام، انڈونیشیا کے ساتھ تجارتی معاہدے تیز کیے۔ یہ امریکہ پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان صرف یورپ تک محدود نہیں، کینیڈا نے بھی امریکہ پر انحصار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے کینیڈا کی 75% برآمدات امریکہ جاتی تھیں، مگر ٹرمپ کے محصولات یعنی کہ ٹیرفز اور دھمکیوں نے اعتماد کو پاش کر دیا۔ نئے وزیر اعظم مارک کارنی نے واشنگٹن سے دوری اختیار کی، چین کا دورہ کیا جہاں اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے بیجنگ میں واضح کیا کہ کینیڈا اپنے تجارتی شراکت داروں کو متنوع بنائے گا اور اگلے 10 سالوں میں غیر امریکی تجارت 50% تک بڑھائے گا۔ یہ اسٹریٹجک ریورسل ہے۔ امریکہ کی یورپ سے دوری کی پالیسی سے ایک خلا جنم لے رہا ہے جسے چین، روس، ساؤتھ امریکہ، مشرق وسطیٰ ہر کوئی پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ روس کا ذکر ہوا ہے تو روسی بہت خوش ہیں حضور، وہ یورپ پر ہنس رہے ہیں، کہکہے لگا رہے ہیں، ان کے ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹس میں لوگ کہکہے لگا رہے ہیں یورپ کے اوپر کہ جناب دیکھو امریکہ نے یورپ کے ساتھ اچھی نہیں کی، یورپ کا سارا دفاعی ساز و سامان یوکرین میں انگیج کروا دیا اور پھر اس کے بعد اسے تنہا چھوڑ دیا، اور اب اسے تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ممکن یہ ہے کہ روس جس سے گزشتہ ہفتے تک یورپ جنگ کی بات کر رہا تھا، وہی روس یورپ کا نیا دفاعی حلیف ہو، بشمول چین کی بات ہوئی ہے حضور، تو چین کے تجارتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس وقت چین کی بجائے واشنگٹن سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہے، ٹرمپ سے زیادہ خائف ہے۔ امریکہ کے ٹیرفز کے باوجود چین کی برآمدات بڑھ رہی ہیں اور 2025 میں اس کا ٹریڈ سرپلس 0.2 ٹریلین تک پہنچ گیا۔ عوامی رائے بھی بدل رہی ہے، ابھرتی ہوئی طاقتوں میں امریکہ کی قیادت والے بلاک کی ترجیح کم ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ میں صرف 16% لوگ امریکہ کو اتحادی سمجھتے ہیں۔ اب ٹرمپ خود دنیا کو ملٹی پولر، ایک کثیر القطبی نظام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ چین لچکدار اقتصادی ایکو سسٹم بنا رہا ہے، وہ سسٹم جس کا مرکز کبھی امریکہ تھا، لیکن اب یہ مرکز بدل رہا ہے۔ امریکی یورپ سے دور ہو رہے ہیں اور امریکی دوری سے یورپ میں پیدا ہونے والے خلا کو چین ہر اعتبار سے پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جہاں تک امریکہ کا سوال ہے تو بین الاقوامی سیاست کے ماہرین اس پر بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ امریکہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ہتھیار بنانے کی بجائے
اپنی مرکزیت قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ امریکہ کو سب سے بڑا فائدہ اتحادیوں کے نیٹ ورک کا ہے، اس اعتماد کا ہے جو اس نے گزشتہ 80 برس ایک صدی میں حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن دنیا اب امریکہ کے پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ اس کے ارد گرد تعمیر کر رہی ہے۔ ان ماہرین کے خیال میں مستقبل AI کا ہے، اور امریکہ گرین لینڈ کے ریئر ارتھ حاصل کر بھی لے تب بھی ان کی 90% پروسیسنگ چین کرتا ہے۔ چوک پوائنٹ پھر بھی برقرار رہے گا۔ امریکہ کو پرانے نظام میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس کا لیڈر وہ خود ہو۔ اسی طرح دوسرا نظریہ بھی ہے اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ دنیا کو توڑ رہے ہیں کیونکہ پرانا نظام اب امریکہ کو سپورٹ نہیں دے سکتا۔ 1945 کے بعد کا نظام امریکہ کی طاقت پر قائم تھا۔ امریکہ مینوفیکچرنگ کرتا تھا اور برآمد کرتا تھا، مگر اب امریکہ مینوفیکچرنگ نہیں کرتا، امریکہ درآمد کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور امریکہ قرض لیتا ہے۔ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مزید جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ نظام کو اپنی شرائط پر تباہ کر رہے ہیں۔ اتحاد کمزور کرنا، ادارے کمزور کرنا اور تجارتی اصول توڑنا، کہتے ہیں یہ میڈنس نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، بلکہ تباہی سے پہلے ہی ترک کر دینے کی حکمت عملی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل سلطنتوں کو جلدی فائدہ ملتا ہے۔ ٹرمپ کثیر الجہتی نظام یعنی ملٹی پولر سسٹم، ملٹی پولر ورلڈ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط کو کمزور کی مدد کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ اب کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ امریکہ کو غیر متوقع اور غیر پابند بنانا چاہتے ہیں تاکہ جب نظام ناکام ہو تو امریکہ ملبہ اٹھانے سے بچ جائے۔ یہ سچائی ہے کہ عالمی نظام کبھی اخلاقی نہیں تھا، اخلاقیات کا ایک بھرم تھا جو اب نہیں رہا، اور جب بھرم بھی نہ رہیں تو جنگیں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے، شروع کیسے اور کب ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے۔ فراز نے کہا تھا کہ دل کسی بات پہ قانے ہی نہیں جانے فراز، دل کسی بات پہ قانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ انوکھا لاڈلا گرین لینڈ کے بعد کھیلنے کو کیا مانگے گا؟ کینیڈا، آئس لینڈ، کیوبا، کولمبیا یا کچھ اور؟ کیا ٹرمپ دنیا کے لیے گیم آف تھرونز کا میٹ کنگ ہے یا ڈینیریس ٹائگیرین جو پوری سلطنت فتح کرنے کے بعد اسے جلا کر راکھ کر دے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔